Hello everyone and welcome back to my channel Economics with Divya. In today's lecture we are going to begin with part 2 of chapter 5, that is theory of demand. In the previous lecture we have already finished part 1, in which we have discussed about concept of demand. We have discussed about individual demand curve, market demand curve, individual demand schedule, market demand schedule, and we have also discussed about determinants of demand and how these determinants affect the demand of any commodity. So now we are going to begin with chapter 5, that is theory of demand part 2. So if you guys have still not watched last video, go ahead, the link for the same will be there in the description box. And now let's begin with part 2. Law of demand. The law of demand states that other things remaining constant, there is an inverse relationship between quantity demanded and the own price of commodity. Law of demand क्या स्टेट करता है कि अगर अपन बाकी सारी चीजों को अगर अपन कांस्टेंट मानते हैं तो उस सिचुएशन में एक इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है किन चीजों के बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड और ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी. ओके, इन दोनों चीजों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन, एक नेगेटिव रिलेशन है प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में. सो अगर किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो जो क्वांटिटी अपन डिमांड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, कम, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो जो क्वांटिटी अपन डिमांड कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएगी. ओके, लुक एट दिस ग्राफ ओवर हियर. यहाँ पे अपने पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे अपन क्वांटिटी डिनोट कर रहे हैं और यहाँ पे प्राइस. ओके, सो जब प्राइस है P1 तो क्वांटिटी जो अपन डिमांड कर रहे हैं वो है Q1, और जब प्राइस P1 से इंक्रीज होके हो रही है P तो क्वांटिटी डिमांडेड अपनी कम हो रही है Q1 से Q. ओके, सो जब प्राइस इंक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी और जब प्राइस डिक्रीज होगी तब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी. ओके, assumptions of law of demand. assumptions of law of demand का मतलब सबसे पहला जो अपन ने स्टेटमेंट पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के अंदर वो था अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ओके, सो कौन कौन सी चीजों को अपन कांस्टेंट अज्यूम करके चल रहे हैं जब अपन लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं. सबसे पहला, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स रिमेन कांस्टेंट, कि जो टेस्ट और प्रेफरेंसेस है कंज्यूमर के वो कांस्टेंट है और वो चेंज नहीं हो रहे हैं. सेकेंडली, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ बायर. इनकम ऑफ बायर ना ही इंक्रीज हो रही है और ना ही डिक्रीज हो रही है. इनकम ऑफ बायर इज सेम थ्रू आउट. ओके, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स डू नॉट चेंज. रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज नहीं हो रही. रिलेटेड गुड्स के अंदर आते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. दोनों गुड्स की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं है एंड कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर. कंज्यूमर्स कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कमोडिटी की अवेलेबिलिटी के अंदर नियर फ्यूचर. मतलब उनके हिसाब से कमोडिटी जितनी अभी अवेलेबल है उतनी ही फ्यूचर में अवेलेबल रहेगी, ना ही उसकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज होने वाली और ना ही डिक्रीज होने वाली. ओके, सो कौन कौन से assumption. सबसे पहले कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट है. दूसरा, कोई चेंज नहीं है इनकम ऑफ बायर के अंदर. रिलेटेड गुड्स की प्राइस सेम है और कंज्यूमर कोई सिग्निफिकेंट चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी के अंदर. नाउ, व्हाई मोर ऑफ कमोडिटीज परचेस्ड व्हेन द प्राइस फॉल्स. क्यों किसी कमोडिटी को ज्यादा परचेस करा जाता है जब उसकी प्राइस गिर जाती है. Demand curve slopes downward as it indicates that more is purchased in response to fall in price. Demand curve का slope हमेशा downward होता है जो indicate करता है कि हमेशा ज्यादा commodity consume करी जाती है, ज्यादा commodity purchase करी जाती है जब उसकी price गिर जाती है. क्यों होता है ऐसा? First reason over here is law of diminishing marginal utility which says कि जब भी किसी कमोडिटी को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करा जाता है तो हर एक एडिशनल यूनिट के साथ साथ जो अपन को सेटिस्फैक्शन मिलता है उस कमोडिटी कंजम्पशन से वो डिक्रीज होता जाता है, वो डिमिनिश होता जाता है. ओके, सो जब भी किसी कमोडिटी का कंजम्पशन कंटिन्यूअस होता है तो हर एक एडिशनल यूनिट से जो अपन को सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर कम से कम प्राइस पे करने के लिए रेडी होता है हर एक एडिशनल यूनिट के लिए. और जब उस कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है तो उस प्राइस पे फिर कोई भी कंज्यूमर ज्यादा कमोडिटी परचेस करने के लिए रेडी रहता है. सेकेंड रीजन, इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन रियल इनकम ऑफ द बायर चेंजेस. क्या इफेक्ट आएगा क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर जब रियल इनकम चेंज होगी बायर की ओइंग टू द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी. रियल इनकम का मतलब
when purchasing power of a commodity increases. ओके, रियल इनकम का मतलब होता है जब किसी भी कमोडिटी की परचेसिंग पावर इंक्रीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम कि अभी कंज्यूमर की इनकम है ₹10, जिसके अंदर वो परचेस कर रहा है 10 चॉकलेट्स ऑफ ₹1 ईच. ठीक है, तो एट प्रेजेंट वो परचेस कर रहा है 10 चॉकलेट्स. अब अपन ऐसा मानते हैं कि इनकम ऑफ बायर अभी भी है ₹10, लेकिन अब जो प्राइस ऑफ कमोडिटी वो चेंज हो गई. जो चॉकलेट पहले ₹1 की एक थी, अब वो चॉकलेट ₹1 की 2 हो गई है. उसकी वजह से क्या होगा? नाउ इट इज ₹1 फॉर 2. अब जो अपन पहले ₹10 की 10 चॉकलेट्स परचेस कर रहे थे, वही अपन ₹10 की 20 चॉकलेट्स परचेस करेंगे. सो इसका मतलब कि इनकम ऑफ कंज्यूमर अभी भी उतनी ही है. इनकम ऑफ कंज्यूमर अभी भी सेम है, लेकिन जो परचेसिंग पावर है कमोडिटी की वो क्या हो गई है? चेंज, क्योंकि जो प्राइस ऑफ कमोडिटी है वो चेंज हो गई है. सो इनकम इफेक्ट रिफर्स टू द इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, कि क्या चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जब रियल इनकम चेंज हो रही है बायर की. विद चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज होने की वजह से बायर की रियल इनकम, इसका मतलब कि उसकी परचेसिंग पावर ऑफ कमोडिटी के अंदर क्या चेंज आ रहा है. अब यहाँ पे क्योंकि अपने गुड की जो प्राइस है वो गिर रही है, उसकी वजह से बायर सेम इनकम के अंदर ज्यादा गुड परचेस कर पाएगा. उसकी वजह से अपने गुड की डिमांड इंक्रीज होगी. ओके, नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. Substitution effect, it refers to substitution of one commodity for other when it becomes relatively cheaper. इसका मतलब होता है कि जब आप किसी एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करते हो किसी दूसरी कमोडिटी की जगह पे, जब उसकी प्राइस क्या हो जाती है? रिलेटिवली कम हो जाती है, वो रिलेटिवली सस्ता हो जाता है. सो इट रिफर्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी, जब आप किसी एक कमोडिटी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो किसी दूसरी कमोडिटी की जगह पे, जब उसकी प्राइस रिलेटिवली क्या हो रही है? कम हो रही है. ओके, यहाँ पे क्योंकि अपने गुड की प्राइस कम हो रही है, इसका मतलब बहुत सारे कंज्यूमर्स जो पहले किसी और गुड को कंज्यूम कर रहे थे, वो अब अपने गुड को कंज्यूम करेंगे उस गुड को सब्स्टिट्यूट करके. इसका मतलब कि क्योंकि अपने गुड की प्राइस डिक्रीज हुई है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने गुड को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी और गुड की जगह पे. उसकी वजह से अपने गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट वन है साइज ऑफ कंज्यूमर्स. जब अपने गुड की प्राइस डिक्रीज होगी तो बहुत सारे लोग जो पहले अपने गुड को खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो भी अब अपने गुड को खरीदना अफोर्ड कर पाएंगे, और उसकी वजह से अपने गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. जो कंज्यूमर्स अपने गुड्स को परचेस कर पा रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. नेक्स्ट वन इज डिफरेंट यूजेस. हर एक गुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन उसको अपन कितने यूजेस में एट प्रेजेंट डालेंगे वो डिपेंड करता है कि उसकी प्राइस कितनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन रीसेंट एग्जाम्पल देखें टमेटोज का, तो अभी जो टमेटोज की प्राइस थी कुछ महीने पहले, उस सिचुएशन में क्या हुआ था कि टमेटोज की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी और लोगों ने टमेटोज का कंजम्पशन ऑलमोस्ट बंद कर दिया था. और अगर बिल्कुल बंद नहीं करा तो टमेटो सिर्फ इतना कंज्यूम करे थे जितना उनको एवरीडे बेसिस के लिए बिल्कुल जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, या तो आधा टमाटर या पूरा टमाटर, सिर्फ एक टमाटर, थोड़ा बहुत दाल में, थोड़ा सा सब्जी में, उसके अलावा टमेटो का कंजम्पशन सबने बिल्कुल बंद कर दिया था. लेकिन जब टमेटोज की प्राइस वापस से डिक्रीज हुई तो लोगों ने उसका कंजम्पशन या उसकी डिमांड वापस से इंक्रीज कर दी. जो पहले लोग बाग सिर्फ किस में यूज करे थे? थोड़ा सा दाल या सब्जी में, लोगों ने वापस से उसको सैलेड्स में इंक्लूड करना शुरू कर दिया. लोगों ने उसको वापस ग्रेवीज में इंक्लूड करना शुरू कर दिया. लोगों ने वापस उसका सूप्स कंज्यूम करना शुरू कर दिया. तो उस तरह से उसकी डिक्रीज इन प्राइस की वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, क्योंकि अब उसको बहुत सारे डिफरेंट यूजेस में वापस से डालने लगे लोग. ओके, गोइंग नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस सम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. क्या एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमांड के और किन सिचुएशंस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है. आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. सबसे पहला है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वेबलिन देयर आर सर्टेन गुड्स व्हिच आर आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. प्रोफेसर वेबलिन के हिसाब से कुछ गुड्स ऐसे हैं जो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है, एंड दीज आर्टिकल्स आर डिमांडेड ओनली बिकॉज देयर प्राइसेस आर वेरी हाई. इन आर्टिकल्स की डिमांड ही इसलिए है क्योंकि इनकी प्राइसेस क्या है? बहुत ज्यादा हाई है, और अगर इनकी प्राइसेस गिर जाएगी देन दे नो लॉन्गर विल बी आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन. तो क्योंकि इनकी प्राइसेस ज्यादा है इसीलिए इनकी डिमांड
ज्यादा है, और अगर इनकी प्राइसेस गिर जाएगी तो इनकी डिमांड भी गिर जाएगी। ओके क्योंकि ये गुड्स वो गुड्स हैं जो लोग बाग खरीदते हैं ताकि वो खुद को अलग दिखा सके क्राउड से, सो दैट दे कैन सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, और वो ये दिखा सके कि दे स्टैंड एट द अपर पोजीशन इन द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोलेक्स की वॉच हो गई, या आईफोन्स हो गए, या गुची हो गए, या लुई विटॉन, इन सब की जितनी भी चीजें आती है जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, ये सब आते हैं आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन में। इन सब की डिमांड इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इन सब की प्राइस ज्यादा है, और ये वो क्राउड परचेस करता है जो खुद को दूसरे क्राउड से अलग दिखाना चाहता है, जो फाइनेंशियली अपर पोजिशन को बिलोंग करते हैं। सेकेंड वन इज गिफन गुड्स। गिफन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स। गिफन गुड्स वो गुड्स हैं जो हाईली इंफीरियर है, जो एकदम सस्ते और जो एकदम हल्की कैटेगरी में आते हैं। शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट, और ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इनकम इफेक्ट दिखाते हैं, विच मीन्स कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो गिफन गुड्स की डिमांड कम होगी, क्योंकि ये क्या है, ये इंफीरियर गुड्स, और जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो वो इंफीरियर गुड्स को ना परचेस करके वो नॉर्मल गुड्स को परचेस करता है, और जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तब गिवन गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी। Okay, now as a result when price of such commodities fall their demand also falls, और इसकी वजह से यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता है, क्योंकि इस सिचुएशन में जब प्राइस ऑफ कमोडिटी गिरती है तो उनकी डिमांड भी गिर जाती है, बिकॉज these goods are already हाईली इंफीरियर। इसका मतलब कि वो ऑलरेडी बहुत लो कैटेगरी के गुड्स के अंदर आते हैं, और जब इनकी प्राइस और गिर जाती तो उसके बाद लोग समझते कि इसकी क्वालिटी और कम होगी, जिसकी वजह से इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। ओके, थर्ड वन इज इरेशनल जजमेंट। लॉ ऑफ डिमांड फेल्स व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड कब फेल हो जाता है, जब कंज्यूमर क्वालिटी को जज करता है प्राइस से। कभी कभी अपन क्या मानते हैं कि जिस गुड की प्राइस कम है उसकी क्वालिटी भी कम है, और जिस गुड की प्राइस ज्यादा है उसकी क्वालिटी भी ज्यादा है। उसकी वजह से क्या होता है कि अपन जज करते हैं किसी भी कमोडिटी की क्वालिटी को उसकी प्राइस की वजह से। तो जब किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है तो सिचुएशंस में उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग बाग इरेशनल जजमेंट रखते हैं कि उसकी अगर प्राइस कम है तो उसकी क्वालिटी भी कम होगी, और कभी कभी इस वजह से जिन गुड्स की प्राइस ज्यादा होती है उनकी डिमांड भी ज्यादा हो जाती है। ओके, नाउ डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोप करता है जब लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। ओके, जनरली डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, विच मीन्स कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो एक इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, जनरली जब अपन डिमांड कर्व की बात करते हैं। लेकिन जिन सिचुएशंस में डिमांड कर्व फेल होता है, जो अपन ने एक्सेप्शंस पढ़े हैं डिमांड कर्व के, उन सिचुएशंस में डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जो इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हो रही है P1 से P2 पे, जो क्वांटिटी अपन डिमांड कर रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रही है Q1 से Q2 पे। ये कौन कौन से केसेस में होता है, जो एक्सेप्शंस अपन ने पिछली स्लाइड में पढ़े। फॉर एग्जांपल जब इरेशनल जजमेंट होता है, जब गिवन गुड्स की बात होती है, या जब अपन बात करते हैं किसकी, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन की। तो इन सिचुएशंस के अंदर लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट नहीं करता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, और उस वजह से डिमांड कर्व अपना अपवर्ड स्लोप करता है, जो इंडिकेट करता है कि पॉजिटिव रिलेशन है इन दोनों चीजों के बीच में। ओके, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड when due to change in its own price of commodity, quantity demanded of a commodity changes। जब किसी commodity की डिमांड चेंज होती है उसकी खुद की प्राइस के चेंज होने की वजह से, it is expressed by different points on the same demand curve, और इसको अपन एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। नाउ चेंज इन डिमांड, shift in demand curve or change in demand, it is
द सिचुएशन द एंटायर डिमांड कर्व ईदर शिफ्ट्स अपवर्ड्स, इसके अंदर क्या होता है कि पूरा डिमांड कर्व या तो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है. दिस टाइप ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस. ये कब होता है? जब जो डिमांड है क्वांटिटी की वो चेंज हो रही है, लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस. प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जब डिमांड किसी कमोडिटी की चेंज हो रही है तो उस सिचुएशन में उसको अपन कहते हैं चेंज इन डिमांड. और इसके अंदर डिमांड कब या तो अपवर्ड शिफ्ट करता है या डाउनवर्ड शिफ्ट करता है. इट इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड. इसको या तो अपन इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं या डिक्रीज इन डिमांड. नाउ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो आता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर. ओके, सो जो क्वांटिटी जब अपन डिमांड कर रहे हैं वो चेंज होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. वो आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के अंदर, जब किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी जो अपन डिमांड कर रहे हैं वो चेंज होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. ओके, सो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब कि जब प्राइस ऑफ कमोडिटी कम होगी तब डिमांड कर्व अपना एक्सटेंड करेगा और कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होगी. यहाँ पे जब प्राइस ऑफ कमोडिटी ₹5 है तब अपनी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो है 1 यूनिट. जब प्राइस ऑफ कमोडिटी गिर जाएगी और आ जाएगी ₹1 पे तो जो क्वांटिटी अपन डिमांड कर रहे हैं वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी 5 यूनिट्स पर. ओके, सो डिमांड एक्सटेंड होती है जब प्राइस ऑफ कमोडिटी कम होती है, तब उस सिचुएशन में डिमांड एक्सटेंड होती है. नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, विच मीन्स डिक्रीज in demand of any commodity due to increase in its price. ओके, सो जब किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो डिक्रीज होती है उसकी खुद की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, उसको अपन कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. यहाँ पे जब अपनी प्राइस है कमोडिटी की ₹1 तब अपन 5 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं एक्स कमोडिटी की. अब अपन ऐसा मान रहे हैं कि अपनी प्राइस इंक्रीज हो गई है 1 से ₹5 पर, तो जो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी 5 से 1 यूनिट पर. ओके, अब यहाँ पे कमोडिटी की खुद की प्राइस इंक्रीज होने की वजह से उसकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और वो अपन दिखाएंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. जो डिमांड कर्व है वो मूव हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे. ओके, सो इट विल शो एन अपवर्ड मूवमेंट. उसके अंदर जो अपन ने मूवमेंट देखा था वो था एक डाउनवर्ड मूवमेंट, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट है. नाउ सो वी कैन से दैट एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को अपन डिपिक्ट कर सकते हैं विद अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कैन बी डिपिक्टेड एज एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ओके, सो एक्सटेंशन कैसे दिखता है? एज अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और कॉन्ट्रैक्शन दिखता है एज अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. नाउ इंक्रीज इन डिमांड, it comes under change in demand or shift in demand curve. जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड चेंज होती है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड अदर देन द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. डिमांड चेंज हो रही लेकिन खुद की प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कमोडिटी की प्राइस वैसी की वैसी है, दूसरे फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंज हो रही है. नाउ लेट्स सी इंक्रीज इन डिमांड. यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम है, दैट इज ₹10, और यहाँ पे जो पहले अपन क्वांटिटी जो अपन डिमांड कर रहे थे वो थे 20 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, और अब अपन डिमांड कर रहे हैं 30 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स. तो जो डिमांड कर्व है वो क्या हो जाएगा? आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, बस जो अपना डिमांड कर्व जो पहले D1 था वो अब D2 हो जाएगा, क्योंकि अपनी जो डिमांड है
वो चेंज हुई है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड, ठीक है, अदर फैक्टर्स की वजह से अपने डिमांड चेंज हुई है, लेकिन प्राइस ऑफ कमोडिटी अभी भी वैसी के वैसी है। सो इस सिचुएशन में अपना डिमांड कर्व D1 की जगह पे शिफ्ट होके हो जाएगा D2 पे। इसका मतलब पहले जब अपन डिमांड कर रहे थे वो थे 20 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X, और अब अपन डिमांड कर रहे हैं 30 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X। डिमांड कर्व D1 से शिफ्ट हो जाएगा D2 पे। नाउ डिक्रीज इन डिमांड, जब किसी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, खुद की प्राइस के अलावा जब दूसरे फैक्टर्स की वजह से किसी कमोडिटी की डिमांड कम होती है। ओके, अब यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम है ₹10, डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंज हो गई है D1 से D2 पे। जो कंज्यूमर पहले 30 यूनिट्स ऑफ गुड X डिमांड कर रहा था, वो कंज्यूमर अब 20 यूनिट्स ऑफ गुड X डिमांड कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ दूसरे फैक्टर्स में चेंज आए। कौन कौन से फैक्टर्स वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अदर देन द प्राइस, प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम है, लेकिन कुछ दूसरे फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से कंज्यूमर की डिमांड कमोडिटी की चेंज हो गई है सेम प्राइस पर। ओके, नाउ कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, वो क्या रीजंस है जिनकी वजह से किसी भी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज होती है जबकि उसकी प्राइस बिल्कुल सेम टू सेम रहती है। फर्स्ट वन, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी। सेकेंड, व्हेन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीजेस, जब सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज होगी। ओके, तो जब सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस इंक्रीज होगी तो उस सिचुएशन में बहुत सारे कंज्यूमर्स जो पहले उस गुड को कंज्यूम कर रहे थे वो भी अपने गुड को कंज्यूम करने लग जाएंगे, तो सेम प्राइस पर अपने गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ओके, व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस क्या हो जाएगी, गिरने लग जाएगी, तो उस सिचुएशन में सेम प्राइस पे अपने गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट इन द फेवर ऑफ द कमोडिटी, जब कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस आपकी कमोडिटी के फेवर में शिफ्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के आप हॉट बेवरेजेस सेल करते हो। ओके, सो जैसे ही विंटर सीजन आएगा तो अगर आप आपकी कमोडिटी की प्राइस चेंज नहीं करोगे तो भी बहुत सारे कंज्यूमर्स जो पहले नहीं आते थे वो आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सीजन है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस हैं वो एट प्रेजेंट आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द नियर फ्यूचर, जब किसी कमोडिटी की अवेलेबिलिटी एक्सपेक्टेड है कि वो नियर फ्यूचर के अंदर कम होने वाली, तो एग्जिस्टिंग प्राइस के अंदर भी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नाउ कॉजेस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से किसी कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज होती है जबकि उसकी प्राइस अभी भी सेम है। व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स, जब कंज्यूमर की इनकम गिर जाती है। व्हेन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड डिक्रीजेस, जब सब्सटीट्यूट गुड की प्राइस क्या हो रही है, कम हो रही है, तो बहुत सारे कंज्यूमर्स जो पहले अपना गुड कंज्यूम कर रहे थे, जो पहले अपनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे, वो भी अब वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि अपने आप ही अपने गुड की डिमांड कम हो जाए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस इंक्रीज हो गई है। व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट अगेंस्ट द कमोडिटी, जब लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस आपकी कमोडिटी के अगेंस्ट शिफ्ट हो जाए। और व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, और जब लोगों को लगता है कि आपकी कमोडिटी नियर फ्यूचर में ज्यादा इजीली अवेलेबल रहेगी और कम प्राइस पे उनको वो चीज मिल जाएगी, तो उस सिचुएशन में वो लोग एट प्रेजेंट प्राइस पे उनकी जो डिमांड है उसको कम कर देंगे। नाउ लेट्स हैव अ रिकैप। अपन ने दो चीजें पढ़ी है, एक अपन ने पढ़ा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक अपन ने पढ़ा है चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कम्स अंडर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसमें अपन मूव करते हैं अलोंग द डिमांड कर्व। और चेंज इन डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व या तो आगे शिफ्ट होता है या पीछे शिफ्ट होता है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की दो चीजें हैं, एक है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जिसमें डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जिसमें डिमांड कम हो रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ओके, और यहाँ पे शिफ्ट इन डिमांड के अंदर जब डिमांड डिक्रीज हो रही है लेकिन दूसरे फैक्टर्स की वजह से और प्राइस ऑफ कमोडिटी सेम है, या डिमांड इंक्रीज हो रही है जिसमें आपको एक फॉरवर्ड शिफ्ट देखने को मिलता है डिमांड कर्व के अंदर, लेकिन जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स। प्राइस ऑफ कमोडिटी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे जो डिमांड है वो चेंज होती है बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स।
ओके, डिक्रीज इन डिमांड कर्व में जो डिमांड कर्व है वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा और इंक्रीज इन डिमांड कर्व में डिमांड कर्व एक फॉरवर्ड शिफ्ट दिखाएगा टुवर्ड्स द राइट। यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है, कॉज्ड बाय डिक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कॉज्ड बाय इंक्रीज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट क्या होता है, कॉज्ड बाय चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। खुद की प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स है उनमें चेंजेस आने की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड कर्व होता है। ओके, now with this we come to the end of part 2 of chapter 5, that is theory of demand, and I hope that this much was clear to you. If you guys still have any doubt, then please drop it down in the comment section, and if you guys found this video helpful, then please don't forget to like, share and subscribe. In the next lecture we are going to begin with part 3 of chapter 5. So yeah, thank you and see you in the next lecture.